हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत उत्कर्ष नर्सिंग लैब क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इम्प्लांटेशन हो चुका था और इम्प्लांटेशन की फॉर्म क्या थी, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अपन ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ चुके थे कि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत अपन देख चुके थे। एक बार अपन वापस से वहाँ से रिवाइज कर लेते हैं कि इम्प्लांटेशन हुआ था, वहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनी थी। ब्लास्टोसिस्ट में दो प्रकार की सेल थी, आउटर सेल और इनर सेल। ठीक है, अपन बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। जो स्टूडेंट यहाँ से पहले का जो टॉपिक है वो अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे आया, कहाँ से आया, किस प्रकार से बना। ठीक है, अपन अब यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे ब्लास्टोसिस्ट से आगे। इस ब्लास्टोसिस्ट में दो सेल प्रेजेंट होती हैं, एक होती है आउटर सेल और एक होती है इनर सेल। ठीक है, एक होती है आपकी आउटर सेल और एक होती है आपकी इनर सेल। ओके, आउटर सेल को अपने नाम दिया ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल को अपन ने नाम दिया इनर सेल मास। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आगे चल करके दो ट्रोफोब्लास्टों में डिवाइड हो जाती है। जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट है, इस आउटर के भी दो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, एक तो आउटसाइड और एक इनसाइड। ठीक है, ये आपका इनर सेल मास। ठीक है, ओके, देन ये आपका ब्लास्टो सेल है, ये आपका आईसीएम होता है। ये आपकी दोनों लेयर वो है भी ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इस ट्रोफोब्लास्ट को हमने आगे चल करके दो सेल बनाई। जो आउटर सेल है इसको बोला, जो आउटर है ये इसकी इनर सेल है। आउटर सेल को अपन ने बोला सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और इसको बोला अपन ने साइटोट्रोफोब्लास्ट। देखो, ट्रोफोब्लास्ट को अपन दो सेल बांटा। जो इनर सेल थी उसको अपन ने नाम दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट और आउटर जो सेल थी इसको अपन ने नाम दिया सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, साइटोट्रोफोब्लास्ट से उन स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो स्ट्रक्चर डिलीवरी के बाद बाहर फेंक दी जाती हैं, जैसे आपकी एमनियन, कोरियन और प्लेसेंटा। क्वेश्चन पूछ ले कि कोरियन का निर्माण किस ब्लास्ट से होता है, तो आपको बोलना है साइटोट्रोफोब्लास्ट। या ये नहीं हो तो इनर सेल किसकी, ट्रोफोब्लास्ट की, जो इनसाइड सेल होती है उससे होता है निर्माण कोरियन का और एमनियन का एंड प्लेसेंटा का। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का एक मेन फंक्शन होता है, ये बीटा एचसीजी जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन करवाते हैं, जो प्रेगनेंसी को आगे लेकर के जाती है। ठीक है, इसको अगर अपन देखें तो अपन जिस टाइम पे अपन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट में अपन देखते हैं, अपन बीटा एचसीजी का ही लेवल चेक करते हैं। ठीक है, जो बीटा एचसीजी है वो आपका 7 डेज के बाद अगर आप असेस करोगे तो आपको ब्लड में मिल जाएगा इसका लेवल, और 9 डेज पे आपको मिलेगा यूरिन में। और अपन ये बोलते हैं कि बीटा एचसीजी है जो प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है। ठीक है, जैसे अपन प्रेगनेंसी को असेस कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक है, जो अब बचा आपका इस ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास था, ये वाला मास, जिसको ये इनर सेल मास जो आगे चल करके आपका एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, ये आपका आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि इस दौरान इसमें जो है आपकी 3 जर्म लेयर जो डेवलप होती हैं। मैंने आपसे कहा था प्रीवियस क्लासों में कि मैं जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जर्म लेयर कौन सी होती हैं, कौन सी पहले बनती है और कहाँ से बनती हैं। अब समझ में आ गया होगा कि ये जर्म लेयर कहाँ से बनती हैं, इनर सेल मास से बनती है, जो किसका पार्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है। ओके, अपन अब आगे चलते हैं। अपन अब बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में।
ठीक है, यहां तक आपका ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो बना था आपका, ये ब्लास्टोसिस्ट है, जो ब्लास्टोसिस्ट में भी कौन सा, इनर सेल मास, इनर सेल मास आपका एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो का निर्माण करने से पहले ये जो है 3 जर्म लेयर को जन्म देता है। ये इनर सेल मास जो है वो आपका 3 जर्म लेयर को जन्म देता है। ये इन तीनों जर्म लेयर को अपन ने एक नाम दे दिया, एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क किसका पार्ट है, आईसीएम का। फर्दर ये डिवाइड हुआ है 3 जर्म लेयर में, और 3 जर्म लेयर को जैसे बन गए उसके बाद अपने आईसीएम को क्या बोल दिया कि ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है, एक प्लेट लाइक संरचना। ठीक है, जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके जो ऊपर है वो साइटो एंड सिंसाइटोब्लास्ट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आईसीएम की बात कर रहे हैं अपन, उसमें इनर सेल मास में जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के दौरान जो इनर सेल मास है वो 3 जर्म लेयर देता है, जिससे पूरी बॉडी बनाई, जिससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है फीटस का। सबसे पहले जो जर्म लेयर बनती है, जो जर्म लेयर है उनको अपन ने नाम दे दिया। इन 3 जर्म लेयरों के नाम है, सबसे पहला है आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सबसे पहले आपकी एक्टोडर्म बनती है, उसके बाद आपकी एंडोडर्म बनती है, और सबसे लास्ट में आपकी मीजोडर्म बनती है। ठीक है, अब अपन जो बात करते हैं कि सबसे पहले जो है, ठीक है, एंडोडर्म बन गई, एक्टो बन गई, और ये मीजोडर्म, इनको अपन ने नाम दे दिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म, और ये एंडोडर्म। ठीक है, ये बन गई आपकी तीनों जर्म लेयर। अब ये तीनों जर्म लेयर ही हैं जो फीटस का डेवलपमेंट कराती हैं, या फीटस के जो भी स्ट्रक्चर होती है, बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं। ये तीनों, इन तीनों से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टोडर्म के बारे में। ठीक है, अपन बात करें अगर एक्टोडर्म के बारे में, तो एक्टोडर्म की अपन बात करें कि एक्टोडर्म से क्या क्या ऑर्गन बनते हैं, तो आप ये समझो सबसे पहले बनी थी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से, और अपन ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अपन फॉलिक एसिड जो है प्रेग्नेंट लेडी को प्रोवाइड कराते हैं, क्यों कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। जब मैं पढ़ाऊंगा एंटिटी केयर उस टाइम बताऊंगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है क्या है, एनटीडी होता है क्या है, किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि सबसे पहले अपन ये सोचते हैं कि 28 डे तक ये जो आपकी एनटीडी है, न्यूरल ट्यूब है, वो बन चुकी होती है। तो यानी सबसे पहले क्या बनेगा आपका सीएनएस सिस्टम, और वो कौन बनाएगा आपका एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म आपकी उन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। यहाँ से आप लगाओ, ये आपका जो आपका नेक पार्ट है, नेक पार्ट से फेस वाला पार्ट कंप्लीट हेड, स्पाइनल, ब्रेन, पीएनएस, सीएनएस होता हुआ आपके पूरे वर्टिब्रा को बनाता है। कौन? एक्टोडर्म। सिंपल सी बात। एक्टोडर्म से याद करने का तरीका क्या है, एक्टोडर्म से आपका जो आपका ये यहाँ से वाला इसके अपर साइड का एरिया है जो पूरा, जैसे मैं बना देता हूँ एक्टोडर्म में, एक्टोडर्म से आपका जो फीटस है, जो एम्ब्रियोस के अंदर आपका सीएनएस, ठीक है, यहां से आ गई, तीनों अपनी जर्म लेयर आ गई। अब इन जर्म लेयर से किस किस का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में अपन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टोडर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कौन सी बनी? एक्टोडर्म बनती है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो है के बाद जो आपकी आती है वो है आपकी सेकंड एंडोडर्म। ठीक है,
और उसके बाद जो आपकी आती है वो है मीजोडर्म। ठीक है, ओके। अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले सबसे पहले इन तीनों जर्म लेयर में कौन सी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो वो है आपकी एंडोडर्म, सबसे पहले बनती है ये। देन उसके बाद सेकंड एक्टो बनती है, उसके बाद थर्ड मीजोडर्म बनती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जर्म लेयर में भी तीनों में सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होता है, तो वो है आपका एंडोडर्म का। आई बात समझ में? उसके बाद एक्टोडर्म और उसके बाद मीजोडर्म। ओके, अपन अब बात करते हैं कि एक्टोडर्म से कौन कौन सी स्ट्रक्चर डेवलप होती है। ठीक है, पीएनएस, सीएनएस, ठीक है, माउथ या रूफ ऑफ माउथ, ठीक है, रूफ ऑफ माउथ। उसके बाद में सेलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीएनएस, सीएनएस, रूफ ऑफ माउथ, सेलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैरानेजल साइनस, पैरानेजल साइनस। ठीक है, और म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है, और इसके बाद यानी कि पीएनएस बन गया, सीएनएस, रूफ ऑफ माउथ, सेलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैरानेजल साइनसेस, म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, और लास्ट है आपकी एपिडर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, एक्टोडर्म से कौन कौन सी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है फीटस के अंदर? सबसे पहले पीएनएस, सीएनएस, रूफ ऑफ माउथ, सेलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैरानेजल साइनस, म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी एंड एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ये बनती है आपकी एक्टोडर्म से। उसके बाद अपन बात करते हैं एंडोडर्म के बारे में, यानी कि एंडोडर्म से किसका फॉर्मेशन होता है। ओके, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि रूफ ऑफ माउथ किस जर्म लेयर से डेवलप होता है, सेलिब्रेरी ग्लैंड कहाँ से बनती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से बनती है। ठीक है, पूछ लेता है कई बार, ये काफी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंडोडर्म के बारे में कि एंडोडर्म से किस किस की स्ट्रक्चर जो है बनती है। यानी कि जो आपका जीआईटी सिस्टम है, ठीक है, जो आपका सिस्टम है जीआईटी सिस्टम है, जीआईटी का फॉर्मेशन कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है जीआईटी का। ठीक है, जीआईटी में भी कुछ स्पेसिफिक है आपके लीवर, गॉल ब्लैडर एंड आपके पेनक्रियास। ठीक है, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, इन तीनों का फॉर्मेशन होता है जीआईटी किससे? एंडोडर्म से। ओके, उसके बाद जो है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, उसकी जो लाइनिंग है, यहां तो लाइनिंग किसकी थी? आपकी म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी की। यहां रेस्पिरेटरी जो लाइनिंग है कंप्लीटली वो किससे बनती है? आपकी एंडोडर्म से बनती है। ओके, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वो भी आपकी इससे बनती है, आपकी एंडोडर्म से बनती है। ओके, उसके बाद वेस्टिब्यूल और वेजाइना एंड जो ऑर्गन्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जेंटल ऑर्गन्स होते हैं, काफी ऑर्गन्स उससे भी डेवलप होते हैं। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वेजाइना डेवलपमेंट कहाँ से होता है, जब मैंने पढ़ाई थी वेजाइना पढ़ाई थी उसमें मैं ये पहले बता चुका हूँ कि कौन सी जर्म लेयर थी, वो एंडोडर्म से हुआ था उसका डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपके एंडोडर्म से बनते हैं जो। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे जो आते हैं वो हैं आपके मीजोडर्म के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, ये मैं एक बार रफ कर देता हूं। यानी कि एक्टोडर्म से क्या हुआ था, आपके जो भी सीएनएस सिस्टम है, यानी कि जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी थे स्ट्रक्चर, वो सभी इससे बनी थी। एक्टोडर्म से आप ऐसे याद रख सकते हो, पीएनएस, सीएनएस, रूफ ऑफ माउथ, सेलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैरानेजल साइनस,
म्यूकस लाइनिंग ऑफ बेसल कैविटी एंड एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो किससे बने थे आपके एक्टोडर्म से, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या देखा अपन ने देखा एंडोडर्म, यानी कि एंडोडर्म से क्या बना था आपका जीआईटी में भी क्या बना आपका लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। रेस्पिरेटरी लाइनिंग भी इसी की बनी थी एंडोडर्म की। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी किससे बना था, एंडोडर्म से। वेस्टिब्यूल एंड वेजाइना किससे डेवलप हुई थी, एंडोडर्म से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं मेसोडर्म के बारे में, यानी कि मेसोडर्म से क्या बनता है, ठीक है। अपन अब बात करते हैं मेसोडर्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कार्टिलेज, बोन, ठीक है, कार्टिलेज बोन्स, सीबीएस सिस्टम। टारगेट आई में क्वेश्चन दे रखा है, हार्ट का डेवलपमेंट कहां से होता है, कौन सी लेयर है, मेसोडर्म। हार्ट का डेवलपमेंट कहां से होता है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि हार्ट का डेवलपमेंट जो है वो कौन सी जर्म लेयर से होता है, वो आपकी मेसोडर्म, ठीक है। यानी कि सीबीएस सिस्टम जितना भी है, हार्ट की मसल से लेयर जो भी है, ब्लड वेसल्स है, वो कौन बनाएगा आपका, मेसोडर्म। उसके बाद आगे अपन बात करें ओवेरी एंड टेस्टिस भी किससे बनते हैं आपके, मेसोडर्म से। याद करो मैंने आपको बताया था ओवेरी में गोनोइड मैंने बताया था कि ये गोनोइड जो है डेवलप होते हैं और यहीं से आपका किसका होता है निर्माण, ओवेरी का। तो ओवेरी कहां से बनी है, मेसोडर्म से। क्वेश्चन पूछ ले कि ओवेरी का डेवलपमेंट कहां से होता है, कौन सी कत्ती जर्म लेयर, तो कौन सी है, वो आपकी मेसोडर्म, और ठीक है। उसके बाद यूट्रस, सर्विक्स, सर्विक्स, और उसके बाद आपका, इसके बाद जो आपके सबसे पहले कार्टिलेजेस, बोन्स, सीबीएस, ओवेरी, टेस्टिस, यूट्रस, सर्विक्स और मेसोएंडोथेलियल, मेसोएंडोथेलियल ऑफ पेरिकार्डियल, ठीक है। पेरिकार्डियम की जो है वो भी इससे, मैंने कहा था कि सीबीएस सिस्टम जो है वो कंप्लीटली इससे बनता है, मेसोडर्म से, और जो ओवेरी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वो भी किससे बनते हैं आपके, मेसोडर्म से। क्लियर बात। ये है आपका इनका फॉर्मेशन कि कौन सी जर्म लेयर क्या बनाती है। ये क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, आपको पर्टिकुलर ऑर्गन दे देता है और ऑर्गन से पूछ लेता है कि इस ऑर्गन से, कि जो ये ऑर्गन है वो कौन सी जर्म लेयर से फॉर्म हुआ या किस जर्म लेयर ने इसको डेवलप किया है। ओके, ये हुई आपकी जर्म लेयर। अब यही जर्म लेयर से कंटिन्यू में अपन आगे चलते हैं तो इसके बाद आपका आता है यॉर्क सैक, जो मैंने बताया था जब भी मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था उस की प्रोसेस में जो बताया था यॉर्क सैक का निर्माण मैंने कहा था जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि यॉर्क सैक कैसे बनता है, कहां से बनता है। अब इन्हीं तीनों में से कोई एक जर्म लेयर है वो निर्माण करती है किसका, यॉर्क सैक का। वो कौन सी करती है वो अपन देखते हैं अभी, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। यानी कि ये तीनों जर्म लेयर ही हैं जो आपका फीटस का कंप्लीटली बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। अब मैं ये डायग्राम जो है इन तीनों जर्म लेयर को इस प्रकार से शो कर देता हूं एक बार इसमें, ठीक है। एक्टो, मीजो, एंड एंडोडर्म, ठीक है। ओके, अब इन तीनों में से जो एंडोडर्म जर्म लेयर है, कौन सी, एंडोडर्म, ये एंडोडर्म जो जर्म लेयर है वो अपने आप में एक कैविटी को बनाती है, इस प्रकार से जन्म देती है कैविटी को, ठीक है। और इस कैविटी को डेवलप करती है, इसी कैविटी को हमने नाम दिया यॉर्क कैविटी। और ये जो पाउच बनाए सैक, इसको अपन ने क्या बोला, यॉर्क
सैक। आई बात समझ में? ये एंडोडर्मी है जो यॉर्क सैक को बनाती है। क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि यॉर्क सैक का निर्माण कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो आपको ध्यान रखना है एंडोडर्म जर्म लेयर से यॉर्क सैक का निर्माण होता है, जो आपके क्या है, ये इस प्रकार से एक जर्म लेयर है जो बनाती है, इसको बोलते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, अब यॉर्क सैक का निर्माण जो होता है वो आपका हो जाता है एट द थर्ड वीक। यॉर्क सैक जो है कंप्लीटली, कोई पूछता है कि कंप्लीटली डेवलप कब होगा, तो एट द एंड ऑफ थर्ड वीक। आई बात समझ में? अगर वो, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ ले आपसे कि फुली डेवलपमेंट ऑफ यॉर्क सैक, तो आपको एट द ऑप्शन दिए होंगे एट द थर्ड वीक, एंड द थर्ड वीक या बिफोर थर्ड वीक। ठीक है, तो आपको एंड द थर्ड वीक करना है, क्योंकि थर्ड वीक कंप्लीट होने के बाद ही ये यॉर्क सैक कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है, थर्ड वीक पर नहीं है। आई बात समझ में? क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि यॉर्क सैक का निर्माण कब होता है। ऑप्शन में यही जो ऑप्शन थे वो यही थे, एट द थर्ड वीक, बिफोर थर्ड वीक, एट द एंड ऑफ थर्ड वीक। तो आपको एट द एंड ऑफ थर्ड वीक पे टिक करना है। आई बात समझ में? यहां आपका बन गया यॉर्क सैक का निर्माण, यहां से हो गया। अब यॉर्क सैक का कुछ फंक्शन है, तो अब अपन बात करेंगे पर्टिकुलर यॉर्क सैक के बारे में। ठीक है, कि यॉर्क सैक होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में। यॉर्क सैक, ठीक है, यॉर्क सैक का सबसे पहले बात करते हैं कि इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ था। कहां से हुआ? आपके एंडोडर्म से। क्वेश्चन पूछा गया यहां से। उसके बाद इसके फंक्शन की बात करें अपन, क्या फंक्शन क्या होते हैं यॉर्क सैक के, तो यॉर्क सैक का पहला फंक्शन है आपका हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस। सेकंड है आपका गट फॉर्मेशन, और थर्ड है आपका प्रिमिटिव जर्म सेल फॉर्मेशन। अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन में आ जाए कि यॉर्क फंक्शन ऑफ द यॉर्क सैक एक्सेप्ट पूछ ले, तो पहला फंक्शन क्या है इसका? हेमेटोपोसिस है, गट फॉर्मेशन भी है, और प्रिमिटिव जर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। अब इन तीनों के अलावा जो लास्ट ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। पूछ ले कि क्या फंक्शन नहीं है यॉर्क सैक का, क्योंकि कई बार क्या है, स्टूडेंट एक्सेप्ट में ही जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कि क्योंकि एक्सेप्ट वो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको उस जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए कि इसका क्या फंक्शन है या क्या काम करता है। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है इसका? हेमेटोपोसिस, ये अपन देखेंगे बाद में। पहले अपन बात करते हैं गट फॉर्मेशन की, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एंडोडर्म लेयर से क्या बना था आपका? जीआईटी बनाया था अपन ने। आई बात समझ में? अभी अपन पिछली बार क्लास में देख चुके हैं, अपन इसी क्लास में क्या बनाया था अपन ने? एंडोडर्म से। और एंडोडर्म से क्या मतलब जीआईटी, और ये किससे बना? ये भी इसी बनाए। तो बात तो वही है ना कि एंडोडर्म से यॉर्क सैक बना, उससे क्या बने? जीआईटी, गट फॉर्मेशन हुआ, या मैं बोलूं कि एंडोडर्म से फॉर्मेशन हुआ जीआईटी का। आई बात समझ में? प्रिमिटिव जर्म सेल आप पढ़ चुके हो, जब मैंने oogenesis प्रोसेस पढ़ाई थी उसमें बताया था कि प्रिमिटिव जर्म सेल डेवलप होती है, और ये प्रिमिटिव जर्म सेल गोनोडोट्रिड्स में जाकर के एंटर होती हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि प्रिमिटिव जर्म सेल का फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ थर्ड वीक। क्या कहा था मैंने? एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, मतलब जब यॉर्क सैक कंप्लीट हो चुका था उसके बाद इसने क्या बनाया? प्रिमिटिव जर्म सेल। और ये प्रिमिटिव जर्म सेल कहाँ एंटर की थी? एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक पे गोनोडोट्रिड्स में, जो किसका निर्माण करते हैं? ओवेरी का। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप पढ़ चुके हो कि प्रिमिटिव जर्म सेल कहां पर एंट्री हो, कब बनती है? एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक। ओके, इन दोनों को आप पहले ही पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं हेमेटोपोसिस के बारे में। क्या? हेमेटोपोसिस के बारे में, यानी कि हेमेटोपोसिस कैसे होता है यॉर्क सैक से। ठीक है, अपन हेमेटोपोसिस जो है बॉडी में दो प्रकार से होता है। एक तो होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ, और एक होता है आपका
एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। हम बात कर रहे हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ के बारे में। एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के बारे में आपको अजय सर डीपली पढ़ाएंगे मेटापोसिस के बारे में, ठीक है। अपन बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ के बारे में। एट द थर्ड वीक, अगर मैं थर्ड वीक की बात करूं, क्योंकि ये थर्ड वीक पे जो वर्ड डेवलप हुआ था, तो थर्ड वीक पे कौन बनाता है हेमेटोपोसिस, कौन करता है, यॉर्क सैक, ठीक है। अगर मैं 3 मंथ पर बात करूं, यानी कि थर्ड वीक से लेकर के 3 मंथ तक ये बनाता है, उसके बाद 3 मंथ तक आपके लीवर और स्प्लीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे जाके बात करूं इसके लिए 6 मंथ, तो वो है आपका बोन मैरो। ये तो हो गया आपके इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि जब बेबी गेस्टेशन एज में है तो थर्ड वीक पे कौन करता है, यॉर्क सैक। और ये कब तक करता है, जब तक 3 मंथ नहीं हो जाते। और 3 मंथ के बाद फिर कहां से होता है हेमेटोपोसिस, आरबीसी का डेवलपमेंट लीवर से और स्प्लीन से। और इसके बाद फिर 6 मंथ पे बोन मेरो डेवलप हो जाती है, फिर वहां से होता है बोन मेरो से आरबीसी का डेवलपमेंट हेमेटोपोसिस फीटस के अंदर। अपन अब बात करते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन के बारे में। एक्स्ट्रा यूट्राइन में आपके 2 प्रकार से होता है, एक तो लॉन्ग बोन से और एक फ्लैट बोन, ठीक है। एक होता है आपका लॉन्ग बोन से और एक होता है फ्लैट बोन से। लॉन्ग बोन से तो होता है आपका चाइल्ड के अंदर, और फ्लैट बोन से होता है आपका अडल्ट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में अलग से क्लास लेंगे। अजय सर वो बताएंगे कि हेमेटोपोसिस किस प्रकार से होता है, चाइल्ड में कैसे होता है, अडल्ट में कैसे होता है, वहां पर आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चाइल्ड में जो, बस आप इतना याद रखो कि जितनी भी लॉन्ग बोन होती है वो चिल्ड्रन में डेवलप करती हैं आपका हेमेटोपोसिस, और जो फ्लैट बोन होती हैं वो आपका डेवलप करती हैं किसमें, अडल्ट के अंदर, ठीक है। अब इसीलिए जो है मोस्ट कॉमन जो साइट अपन देखते हैं जब कभी अपन बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि आरबीसी का डेवलपमेंट बोन मैरो से होता है, तो बोन मैरो बायोप्सी करते हैं तो चिल्ड्रन में जो अपन है वो लॉन्ग बोन साइट मानते हैं, टिबिया और फिबुला लॉन्ग बोन है आपकी, ठीक है। कौन सी, टिबिया फिबुला, ठीक है, फीमर, ह्यूमरस। जितने भी लॉन्ग बोन है उन सभी लॉन्ग बोनों से क्या होता है, आरबीसी का डेवलपमेंट चिल्ड्रन के अंदर। और मोस्ट कॉमन साइट बोन मैरो बायोप्सी की चिल्ड्रन में क्या है, आपकी टिबिया, ठीक है। जितनी भी फ्लैट बोन है, जैसे आपकी स्टर्नम रिब्स हुई, इलियक क्रस्ट हुई, ठीक है, जितनी भी हैं आपकी फ्लैट बोन, वो सभी जो है आपकी किसमें करते हैं डेवलपमेंट, आरबीसी का अडल्ट के अंदर। और इसलिए अपन अडल्ट में मोस्ट कॉमन जो साइट मानते हैं बोन मैरो बायोप्सी की, वो है आपकी इलियक क्रस्ट, पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट, ठीक है। क्लियर बात, यहां तक ये हो गया आपका एथ्रोपोइसिस जो कंप्लीट होता है कि लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन। क्वेश्चन अब देखो, हमको ये पता है, कंप्लीट पता है कि भाई जो है अपन कंप्लीट जानते हैं कि अडल्ट में होता है फ्लैट बोन से और ये होता है लॉन्ग बोन से। अब कई कबार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लेविकल बोन से किसके अंदर डेवलपमेंट होता है आरबीसी का, आरबीसी का डेवलपमेंट क्लेविकल बोन से किस एज ग्रुप में होता है, चिल्ड्रन में, अडल्ट में क्या, या फिर फीटस में। अब क्लेविकल बोन जो है वो कैसी बोन है, लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन है। क्लेविकल बोन लॉन्ग बोन में आती है, फ्लैट बोन में नहीं आती है, ये लॉन्ग बोन है। और लॉन्ग बोन से किस में होता है, चिल्ड्रन के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लेविकल बोन कौन सी बोन है, लॉन्ग, फ्लैट या क्या है, तो ये लॉन्ग बोन है। और लॉन्ग बोन है तो किसमें करेगी डेवलपमेंट आरबीसी का, चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। ये था आपका यॉर्क सैक का फंक्शन। सबसे पहले यॉर्क सैक कहां से बना, एंड्रोम से बना। फंक्शन क्या था, 3 फंक्शन थे, हेमेटोपोसिस, गट का फॉर्मेशन और प्रिमिटिव जर्म सेल का फॉर्मेशन। गट फॉर्मेशन मतलब जीआईटी को पूरा यही बनाएगा और आगे चल करके प्रिमिटिव जर्म सेल को डेवलपमेंट भी यही करता है। हेमेटोपोसिस देखा अपन ने, एक तो इंट्रायूट्राइन लाइफ और एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ। हम बात कर रहे हैं अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ के बारे में। थर्ड वीक पर ये कंप्लीट बन चुका था। उसके बाद किससे डेवलपमेंट हुआ, आरबीसी का यॉर्क सैक से, यानी कि ये यॉर्क सैक से, ठीक है। फिर 3 मंथ पर किससे हुआ, लीवर और स्प्लीन से। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों जो है यॉर्क सैक एंडोडर्म जीआईटी से तो
बने थे लीवर से, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ पे किससे हुआ, बोन मैरो से। ये था आपका कंप्लीट यॉर्क सैक, ठीक है। आज की जो क्लास है उसमें अपन ने देखा कि अपन जो है अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद में अपन ने देखा कि अपने क्या पढ़ा, जर्म लेयर, और जर्म लेयर के बाद अपन ने देखा आप क्या, यॉर्क सैक। ये यहां तक आपका कंप्लीट होता है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। ये तीनों टॉपिक काफी ब्रॉड टॉपिक हैं, काफी एरिया कवर करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप इनको ध्यान से देखना और पढ़ना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।